नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हम बात अमेरिका की करें उससे पहले भारत की कर लेते हैं। अब तक तो जो गैस मिल रहा था, जो पेट्रोल डीजल मिल रहा था, वो हमारे पास ऑलरेडी था, जो स्टॉक जिसको कहते हैं शिव जी। जो बाहर से आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। अब गोदी मीडिया भले ही आपको कुछ भी बताती रहे, उसको आप अलग कर दीजिए। अप्रैल का ये महीना, क्योंकि जो हमारे पास स्टॉक था वो समाप्ति की तरफ है, वो खाली होने जा रहा है, और बाहर से जो आ रहा है उसकी मात्रा बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये अप्रैल का महीना भारत के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, रोजमर्रा के कामकाज के रूप से भी, गैस तेल पेट्रोल की किल्लत के लिहाज से भी, और महंगाई की इतनी मार पड़ेगी शिव जी, चौतरफा मार। क्योंकि तमाम साजो सामान कुछ तो पहले ही महंगे हो गए, लेकिन अप्रैल के इस महीने में और भी ज्यादा महंगे होते हुए नजर आएंगे। तो संकट का एक बड़ा काल अप्रैल का महीना भारत के लिए लेकर आ रहा है। और इस संकट की वजह क्या है? इस संकट की वजह यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति एक व्यापारी बन गया है। और हम संकट इसलिए झेल रहे हैं कि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो एक व्यापारी की ढाल बन गया। तो लोकतंत्र और लोकतंत्र का सहारा लेते हुए अब तो कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि वो व्यापारी बिहार में भी मुख्यमंत्री तय करने जा रहा है। मतलब उसने भी अपनी एक सूची बता दी है कि इसको बना दीजिए ताकि हमारे कामकाज आता रहेगा, अच्छे से काम करता रहेगा। यानी अब मेरे बिहार पर भी कुदृष्टि पड़ गई है। बड़े बड़े जमीन अलॉट होंगे, बड़े बड़ी परियोजनाएं अलॉट होंगी, हजारों लाखों करोड़ की एमओयू साइन की जाएगी जैसे यूपी में साइन की जा रही थी, और नतीजा जमीन पर कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और अपराध कानून व्यवस्था तो कल जिस तरह से एक महिला के साथ किया गया मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद में, वो हम सब ने देख लिया। और जिस तरह से राष्ट्रपति पहुंची, राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितनी पुलिस, और मंदिर में भगदड़ हुई कितनी पुलिस। तो एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप से पहले एक और राष्ट्रपति थे शिव, जिन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया था, जिन्होंने फायदा उठाया था हालात का, और हालात का ऐसा फायदा उठाया कि अमेरिका को एक विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। और अब ईरान ने कह दिया है बदला लेंगे, एक एक नेता की हत्या का बदला लेंगे। डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अब मैं राष्ट्रपति भवन में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बंकर बनाओ। तो ये बंकर की कहानी है, लेकिन उससे भी बड़ी कहानी इस बात की है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि वो बंकर जिस तरह की सुविधा से बनाया जा रहा है उसको लेकर कई तरह की शंका मन में जन्म लेती हुई नजर आ रही है। तो हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे, और हमारा काम सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रखना है। हम गोदी मीडिया की तरह ये नहीं बताते कितने जहाज आ गए और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पता नहीं कहां कहां भारत ने कब्जा कर लिया। हम सिर्फ तथ्य और सच आपके सामने लेकर आते हैं, फैसला करना आपका काम है। और एक और शिकायत शिव जी, हमारे तमाम दर्शक कह रहे हैं कि YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो समझ लिए कहीं ना कहीं से कुछ रोका जा रहा है। तो आगे बढ़िए, आप खुद देखिए, कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइक और कमेंट कर देंगे तो जो रुकावट आती है ना, वो रुकावट धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और इस तरह की स्टोरी देखने के बाद अपने दिल पर हाथ रखिएगा और पूछिएगा कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित बचाए रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी शिव जी। जो आपने नोटिफिकेशन का जिक्र किया उससे तो हम भी भुक्तभोगी हैं कि नोटिफिकेशन का खेल जनवरी में शुरू हुआ है, जो अब तक प्राण छोड़ता नजर नहीं आ रहा है, और आगे भी कब छोड़ेगा ये अभी तय नहीं है। तो दर्शक जाएं, सर्च करें, लिखें, संतोष पाठक ऑफिशियल लिखें बाकायदा। आए तो एक बार फिर उसे सब्सक्राइब और दोबारा कर लें, और दोबारा करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो को 5 लोगों तक पहुंचा दोगे तो निश्चित रूप से वो वीडियो आगे बढ़ जाएगी। चर्चा करेंगे कि आखिर ट्रंप को क्यों लेना पड़ रहा है बंकर का सहारा। क्या ईरान के खतरनाक इरादों से ट्रंप का हलक सूख गया है? अपने यहां देहात में कह देते हैं अरे भैया उसका तो हलक सूख गया है। और जब उस हलक सूखने से घबराए ट्रंप अब बंकर खोज रहे हैं, और जब ट्रंप बंकर खोजेंगे तो आज 31 मार्च का अंतिम दिन है।
एचडीएफसी का नफा नुकसान आप लोग देख ही रहे हैं, मार्केट में क्या बचा पड़ा है। बैंक की आज क्लोजिंग डे है और कल से एक नया दिन शुरू होगा, और ऐसे में ये सवाल उठेगा कि आखिर ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं। कभी कह देते हैं हम 10 अप्रैल तक हमला नहीं करेंगे, कभी कह देते हैं हम 6 अप्रैल तक नहीं बोलेंगे, कभी कहते हैं हम 28 मार्च तक नहीं बोलेंगे, और हर बार हमला होता रहा, एक दिन भी रुका नहीं। नेतन्याहू अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। अब तो वो भी कहते हैं इतने सैनिक हलाक हो गए, अभी तक तो कोई खबर ही नहीं आ रही थी। इस दौरान अमेरिका ने एक और क्यूबा पर पूरा अंधकारमय कर दिया है। न वहां दवाई है, न पानी है, न बिजली है, न तेल है, न कुछ है। कल रूस से एक जहाज रूस ने मदद के लिए भेजा है, हो सकता है अभी 3-4 दिन में पहुंचेगा। तो जो जहाज आ रहा है उसे भी अमेरिका क्यूबा तक पहुंचने देगी कि नहीं पहुंचने देगा, ये भी सवाल है। पाकिस्तान की कल ईरान ने धज्जियां उड़ा दी हैं। पंच बनने चले, उन्होंने सरपंची छीन ली। उन्होंने कहा तुम होते कौन हो हमारे बीच पंचायत करने वाले। बड़ा मौका भारत छोड़ता नजर आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जो हो गया उस पर मिट्टी डालें, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का एक गलियारा तैयार करें, खुद घुसें, सामंजस्य बनवाएं, तीसरे इस विश्व युद्ध को रोकने की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह निभाएं। लेकिन क्या ये सब आसान है? इधर 28 फरवरी को इस युद्ध की परिणति शुरू हुई है, तब से गैस और तेल के टैंकर 20 दिन तो सुनते ही होगा कि 20 टैंकर हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जो हमारा स्टॉक था वो खत्म होते चला जा रहा है, और इस स्टॉक में मोदी ने डबल गेम भी खेला। 5000 टन बांग्लादेश भेज दिया युद्ध के बाद, कल श्रीलंका में भेज दिया, और उसके बाद हमारे पेट्रोलियम मंत्री का 70 दिन से स्टॉक नीचे नहीं आ रहा एक भी दिन। प्रधानमंत्री मजबूर होकर कहने लगे भैया कैरोसिन, डिब्बी डिबरी, लालटेन, स्टोव, सिगड़ी निकाल लो, मैदान में ले आओ। तो क्या भारत एक बड़े संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है? इन सब बातों पर भी हमें खुले मन से बातचीत करने का वक्त चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है। कल वो बंगाल में कह रहे थे परसों कि मैं या तो यहां पैदा हो चुका हूं या अगले जन्म में होने वाला हूं। अब बंगाल के लोग पुनर्जन्म में अगर विश्वास रखते हो तो प्रधानमंत्री जी की बात पर गौर जरूर करें। ये सब चल रहा है जी। संतोष जी की बात सुनने पहले बंगाल के लोगों को बकायदा पोस्टर लगा के ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जब अगले जन्म में आप बंगाल में जन्म लोगे तब आ जाना, तब आपको वोट दे देंगे। नहले पे दहला मारने वाली बात तो होनी चाहिए। उन्हें ये सवाल भी करना चाहिए कि पहले गंगा का पुत्र ये बताए कि बनारस में गंगा का क्या हाल है। और वही पवित्र गंगा नदी बंगाल में जाके गंगा सागर में मिलती है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार आ रही है, वो गंदगी का अंबार लेकर आ रही है। शायद उन पर कोई जवाब ही नहीं होगा। उनसे पूछ लें कि हिमाचल जाते हो तो कहते हो पूरा बचपन बीता था, हरियाणा आते हो तो कहते हो खेल कूद के बड़ा हुआ, बिहार में आते हो तो बताते हो सब बात्सल्य जीवन यहीं बीता, बिहार से तो बड़ा लगाव है। चुनाव के दिनों ही क्यों लगाव होता है? संतोष जी याद कीजिए कि चुनाव के बाद क्या महीने गुजर गए बिहार में? 3-4 महीने गुजर चुके हैं, ज्यादा गुजर गए होंगे। ज्यादा गुजर गए हैं, और बिहार तो कई बार अपनी बेबसी और अपनी दुर्दशा को रोता है। नहीं, एक अलग तरह की स्थिति। मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। उस दौरान क्या प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ कोई? चुनाव के बाद भूल जाते हैं, चुनाव से पहले आते हैं और तो फिर अगली बार आएंगे, और फिर वो चीनी मिल से चीनी बना के चाय। गन्ने की मिल बंद थी, आपके इलाके में भी है, तो क्या वो चालू हो गई? तो फिर भाई चीनी भिजवाइए थोड़ी। आपकी तो वहां किसान हो, खेती पाती वाले व्यक्ति हो, तो चीनी मिल का चीनी मिल तो छोड़िए, एक एम्स दिया है जिसका दरवाजा ही पेंट हो रहा है पिछले कई सालों से।
तो उस दरवाजे के अंदर जाके डॉक्टर नहीं है। अदृश्य है, इनविजिबल है तो है। अब देखिए इसमें आप समझिए कि क्या करते हैं प्रधानमंत्री, क्या करते हैं। आप इनसे सवाल आज का पूछोगे, ये आपको 20 साल 30 साल पीछे ले जाएगा। सवाल पूछोगे भैया पिछले 11-12 सालों में ऊर्जा में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर आपने क्या किया? नीलबटा सन्नाटा। हम और ज्यादा विदेशों पर निर्भर हो गए। जब भूमिका निभानी थी तब आप भूमिका निभा नहीं पा रहे, पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ये दुनिया एक क्राइसिस की तरफ जा रही है। और जो भक्त ये कह रहे थे कि ईरान मतलब दूसरे की फटी में हम टांग क्यों अड़ाए, इसलिए अड़ाइए क्योंकि आप समझ गए हैं कि इस देश में संकट किस तरह से बढ़ सकता है अगर ये लड़ाई ना सूझी तो। अब अमेरिका के इतिहास की बात कर रहे थे। अमेरिका के इतिहास में एक परंपरा रही है, पहले अब तो कानून बन गया है शिव जी, कि 2 बार से तीसरी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब नहीं बन सकता तीसरी बार। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका उलझा हुआ था तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट साहब थे, लगातार 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और इन्होंने ही व्हाइट हाउस के नीचे बंकर बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, 6 साल तक पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में झुलसी रही और जिसकी परिणति हुई अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया। अब तो उससे कई लाख करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल परमाणु बम इन दुनिया के देशों के पास है। उससे ज्यादा ताकतवर तो पाकिस्तान के पास भी है, इजराइल के पास भी कहा जा रहा है। और अब अमेरिका के इतिहास में एक दूसरा राष्ट्रपति हुआ है जो मजबूत बंकर बना रहा है। या तो उन्हें अपनी जान की परवाह है या फिर उनके दिमाग में तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि ईरान ने अपने यहां कानून बना दिया है कि दूसरे देश के लिए जासूसी करने के लिए, देश के खिलाफ काम करने के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के MO9 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी युद्धपोत जो है USS त्रिपोली 1800 मरीन के साथ हिंद महासागर में तैनात हो गई है, मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं। वही चेचन मिलिट्री यूनिट्स ने ईरान को समर्थन देते हुए कहा कि अगर वो चाहिए उनको तो वो उनके लड़ाके ईरान की मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरने के लिए तैयार है। चीन ने एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल से युद्ध रोकने की अपील की है। ईरान लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई का पोर्ट हो, UAE हो, तमाम देशों को वो निशाना बना रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने इराक के लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया तो उनका उन्होंने धन्यवाद किया है। और ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, अमेरिका की हालत खराब है, इजराइल की हालत खराब है, खाड़ी देशों की हालत खराब है और दुनिया के कई देशों में भारत समेत शेयर बाजार बिल्कुल गोते लगा चुका है। और अमेरिका की तरफ से एक बयान आया कि उन्होंने ईरान के नेताओं को इसलिए मार दिया क्योंकि वो टाइम पास कर रहे थे। और ईरान की तरफ से बयान आया पाकिस्तान के लेकर कि कोई युद्ध विराम नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, हम तो अंतिम समय तक लड़ेंगे और जान का बदला जान यानी अमेरिका से अपने नेताओं की हत्या का बदला लेंगे। और उसके बाद इतना डर गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो बंकर बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो उस समय के हिसाब से बनाया था, अब उसको तोड़कर नया बंकर बना रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति, जैसा मैंने बताया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस में जो ईस्ट विंग है उसके नीचे एक बंकर बनाया था और इसे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहा जाता था, जिसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रपति के लिए एक सुरक्षित शेल्टर और कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में काम करना था। लेकिन अब उसको तोड़ के और ज्यादा पुख्ता बनाया जा रहा है। और ये खबर भी लीक इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका की अदालत में एक मामला चल रहा था। अब वहां की अदालत हमारी अदालत या हमारे देश के लोग सोच ले, मैं पूरी खबर एक तरह से बता देता हूं कि क्या ये मामला था, कैसे था। ये जो है अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, इसको नाम दिया गया है शिव जी। अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एक बंकर और कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। जो पुराना वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था उसको उसकी जगह पे है वो। और इसकी जानकारी जैसा कि मैंने बताया कि एक मुकदमे की वजह से सामने आई और चिढ़कर डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि सेना जो है, अमेरिका की सेना बॉल रूम के नीचे विशाल कॉम्प्लेक्स बना रही है, जिसकी जानकारी ट्रंप कह रहे हैं चिढ़ के हाल ही में एक बेवकूफी भरे मुकदमे की वजह से सामने आई है। और चूंकि इसको रोकने के लिए अमेरिका की अदालत में मामला गया था। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट क्या है, व्हाइट हाउस के बॉलरूम को ट्रंप के वैनिटी प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है। मतलब समझिए कि एक बंकर जिसको वैनिटी
प्रोजेक्ट कहा जाता है, $400 मिलियन की लागत से तैयार किया जाना है। इसके लिए ईस्ट विंग को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बना था, जैसे मैंने बताया, अक्टूबर में ही गिरा दिया गया था। ईस्ट मतलब कितने लंबे समय से वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद इस जो नया अंडरग्राउंड बंकर बनाया जा रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, इसमें ड्रोन हमले से भी बचने का इंतजाम है। याद है शिव जी, ड्रोन चला गया था तो अमेरिका हिल गया था। वो उनके मिलिट्री बेस पे ड्रोन चला गया था, जहां विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। तो दोनों भाग गए थे। हाँ, इस बंकर को ये बनाया गया है कि भैया ड्रोन हमले से भी इसमें बचाव हो सके और परमाणु हमले से भी बचा सके। और ये एक कवर का काम करेगा, और इसके नीचे राष्ट्रपति पूरी तरह से सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये बॉलरूम का जो डिजाइन है, बुलेट प्रूफ है, ड्रोन प्रूफ है, न्यूक्लियर हथियार प्रूफ है, मिसाइल प्रूफ है। और ये पूरा ईस्ट विंग के नीचे बन रहा है। ये तमाम तैयारी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कह दिया है जान का बदला जान। और ये इतने बड़े लेवल पे तैयारी करने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या, क्योंकि इसके बाद वो लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। वेनेजुएला के साथ उन्होंने क्या किया, ग्रीनलैंड में धमकी दे दी, वो तो यूरोपीय देश एकजुट हो गए। उसके बाद यूक्रेन को किस तरह से युद्ध में उससे पहले फंसा चुके थे वो। और अब जो है ईरान पर हमला किया, और इसके बाद वो क्यूबा का नंबर लगा रहे हैं। और पूरे ऐसा लगता है कि देशों की एक लिस्ट लेकर वो बैठे हुए हैं कि कब किस किस पर हमला करना है। कहीं ना कभी ना कभी तो वो स्टेज आएगा जब दुनिया के कई देश एकजुट होकर कहेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बस बहुत हो गया, अब या तो रुक जाओ या हम भी पलटवार करेंगे। और वो तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति होगी। मोटे तौर पर अगर आज की तारीख में मैं आपको बताऊं तो खाड़ी देशों को मिला लिया जाए, ईरान, इजराइल, अमेरिका को मिला लिया जाए, कई और देश जो इस मामले में उतरे हुए हैं उन सबको मिला लिया जाए, तो तकरीबन 12 से 15 देश इसमें इन्वॉल्व है। और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के इरादे लग रहे हैं, आने वाले दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने का एक पर्याय बन जाएगी। और हम खामोश बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे। और हमारे यहाँ क्राइसिस, अब तो मिट्टी का तेल भी बिकना शुरू हो गया, उसको क्या केरोसिन ऑयल कहते हैं, गांव देहात में मिट्टी का तेल कहते थे, अब तो वो भी बिकना शुरू हो गया है। लोग लालटेन खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कहा गया कि वो बिजली से चलने वाला आप चूल्हा ले लीजिए। लेकिन भैया जब ये तमाम संकट पैदा होगा तो बिजली कहाँ से मिलेगी? और बिजली मिलेगी तो कई राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कौन सी कंपनी ऐसा लूट मार मचा देगी कि हम और आप बिजली का बिल भर ही नहीं पाएंगे। तो आपको फिर वही लकड़ी पे ही खाना बनाना होगा, उपले पे ही खाना बनाना होगा। ये तमाम चीजें, और अब तो उपले भी मॉल में बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। शिव जी, पुराने जमाने की तरह नहीं है कि सस्ता मिलता है, वो भी मॉल में बिकता है, बहुत महंगा मिलता है। तो संकट का दौर, और संकट के दौर में अमेरिका से आ रही खबर किसी भी हालत में गुड न्यूज तो नहीं कही जा सकती। अब गुड न्यूज कैसे मिलेगी संतोष जी? गुड न्यूज, मिसाइल पर मिसाइल आ रही है, किसी की 2000 पॉइंट की है, किसी की क्लस्टर है, किसी की बूस्टर है। और ऐसी मिसाइलें जब निकल रही हैं अगल बगल से, सोचिए तो ईरान, इजराइल के और खाड़ी देशों के लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी। खाड़ी के कई देशों ने मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है, खास करके दुबई से कोई भी आपको खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर नुकसान सामने आ गया तो दुबई में तो कुल वहां की जो जनसंख्या है उसका 90% सब बाहरी लोग हैं। ऐसे में क्या होगा? ये ट्रंप कह रहे हैं हम परमाणु युद्ध के चलते, वहां एक बड़े राजनयिक ने इस्तीफा दे दिया है। परमाणु युद्ध का दंश आज भी हिरोशिमा नागासाकी आज भी झेलते हैं। और अगर ईरान पर यह हमला होता है तो उसकी चपेट में भारत भी आएगा। उस समय जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था संतोष जी, वो एक सुतली बम था। आज उससे कई गुने बड़े भारी परमाणु बम है। तो कई लाख गुना ज्यादा पावरफुल। उस समय उस छोटे से इलाके में तबाही मचा दी थी। तब जब जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, तब 2-3 लाख लोग मरे थे पूरे इलाके में। आज भी वहां विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। और ये जो उससे कई लाख गुना बड़ा जब परमाणु हमला होगा तो क्या बीतेगी पूरे विश्व पर? कितने देश आएंगे इसकी चपेट में? एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। और इसकी भयावहता से हम सबको पहले ही तैयारी होनी चाहिए। और इसे कोई मिसाइल डोम या किसी 5 लेयर सिक्योरिटी से नहीं रोक पाओगे। इसके लिए कोई यंत्र नहीं है। तो ट्रंप से इस समय बातचीत करनी चाहिए
ईरान से भी बातचीत करनी चाहिए। ईरान के बार बार न्यूक्लियर जो यूरेनियम है जिस जगह रखा हुआ है, जो उन्होंने तैयार कर लिया अपना, उसके आसपास ही हमला कर रहा है। अगर वहां रिसाव हो जाए केमिकल का तो क्या होगा? हालांकि वो बार बार मना कर रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल पर उसने हमला बोला, इजराइल को, इधर ईरान इस बात पर आमादा है कि हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल इस बात पर आमादा है कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल में अब धीरे धीरे नेतन्याहू का विरोध, अंतर विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप नवंबर में मिड टर्म चुनाव में जा रहे हैं। अब आज की तारीख में उनके साथ सिर्फ 2 सांसदों का बहुमत बचा है। सांसद बहुमत से 2 ज्यादा बचे, धीरे धीरे सब खिसक लिए। अगर ये 4 सांसद और खिसकते हैं तो कहीं उनके खिलाफ महाभियोग ना आ जाए। अमेरिका इस लड़ाई से बिल्कुल नाराज है। रोज पैसे मांगे जा रहे हैं कांग्रेस से, अमेरिकी कांग्रेस से फंड मांगा जा रहा है। ऐसे में संतोष जी बड़ी विकराल मोड़ पर यह लड़ाई पहुंच गई है। जनहानि तो हुई है, आर्थिक हानि बड़ी तादाद में हुई है। जो खाड़ी देशों में तेल के संयंत्र, गैस के संयंत्र, पानी के संयंत्र जो टूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उन संयंत्रों को अब बनने में बरसों लग जाएंगे। नहीं, सिर्फ अमेरिका शिव जी, सिर्फ अमेरिका का नुकसान मैं आपको बता दूं, जो वहां नासा, जो कि स्पेस का सारा कामकाज देखती है अमेरिका की तरफ से, नासा के कुल बजट से ज्यादा पैसा अभी तक अमेरिका का खर्च हो चुका है और नतीजा नील बटे सन्नाटा। और इससे भी बड़ी बात समझ लीजिए, ये लड़ाई अब ऐसी लड़ाई हो गई है जो चली तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी और रुकी तो सामान्य परिस्थिति आने में कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। और इस बीच ईरान ने क्या फैसला कर लिया है? ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अब टोल लगाने का फैसला कर लिया है। उसको समझ में आ गया है कि ये मेरी बड़ी ताकत है, तो अब उसने फैसला कर लिया। ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और उससे भी बड़ी बात समझिए कि वो टोल पता है किसमें लेगा? वो डॉलर में नहीं लेगा। वो उसने कहा है कि भैया मैं ईरान की मुद्रा में, ईरान की करेंसी यानी रियाल में मैं टोल लूंगा। यानी डॉलर का एक तरह से मटिया मेट कर दिया, बाकी देशों का रुपया तो छोड़ी, युआन और उन्होंने जोड़ा है कि या तो रियाल में दीजिए या युआन में दीजिए, युआन में दीजिए या चीन के उसमें दीजिए। तो इस पूरी लड़ाई में 2 ही देश फायदे में नजर आ रहे हैं। एक तो चीन, जिसको फायदा हो रहा है कई तरीकों से, और एक रूस जो धड़ाधड़ तेल बेचे जा रहा है, महंगी कीमतों पर बेचे जा रहा है, तमाम प्रतिबंध उससे हट गए हैं। ईरान जो है न प्लस में है न माइनस में है, क्योंकि जो भी उसको नुकसान हो रहा है वो तेल बेचकर उस नुकसान की भरपाई कर पा रहा है, लेकिन फायदे में नहीं। लेकिन न लेना एक न देना एक, और भारत उन देशों में है, दुनिया के देशों में, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और हमारे मंत्री, हमारी मीडिया बड़ी गजब गजब बातें कह रही है। अभी भी 17-18 के आसपास शायद बताया जा रहा है कि जहाज वहां फंसे हुए हैं। और जब इतनी अच्छी आपकी दोस्ती हो ही गई है तो पूरे के पूरे 22 एक साथ निकालने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों इतना दिन लग रहा है निकालने में? कोई समुद्र तो ऐसा होगा नहीं कि भाई ट्रैफिक जाम हो जाएगा। उसको आप निकाल सकते थे बड़े आराम से। कभी हमें बताया जाता है कि इंडियन नेवी गई, कभी बताया जाता है अभी 4-5 जहाज निकले हैं। हाँ, कभी बताया जाता है कि तिरंगा लगा के निकले हैं। सब कुछ का सम्मान है, लेकिन आप 2 बार, हमारे प्रधानमंत्री 2 बार बात कर चुके हैं ईरान के राष्ट्रपति से, विदेश मंत्री तो आधा दर्जन बार बात कर चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री से, और उसके बावजूद भी निकलने में इतना समय लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। क्या पैसे देके निकल रहा है? आखिर मामला क्या है? कहाँ अटका हुआ है? देश की जनता को तो कम से कम बताना चाहिए, सदन में बताना चाहिए। लेकिन सदन की हालत तो देख लीजिए, स्पेन ने मना कर ही दिया। अब इटली ने भी अमेरिका के सैनिकों को अपने देश में उतरने की इजाजत देने से मना कर दिया है शिव जी। और क्यों मना किया है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम किसी भी विदेशी सैनिक को, हमारे यहाँ कानून है कि, इटली बता रहा है कि किसी भी विदेशी सैनिक को उतारने से पहले संसद की मंजूरी ली जानी होती है। ये इटली का कानून है। तो वहां अमेरिका को रोक दिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो हमारे देश की सरकार, जनता को तो छोड़िए, संसद में आकर ये बताने को तैयार नहीं है कि ये जहाज रुके हुए तो क्यों रुके हुए हैं, तेल का वाकई स्टॉक कितना है, विदेश नीति के मोर्चे पे क्यों गड़बड़ हो रही है। जो आप ईरान से बात कर रहे हो, ईरान के राष्ट्रपति, ईरान की सरकार का प्रेस रिलीज कुछ और कहता है, आपका प्रेस रिलीज कुछ और कहता है। तो आप क्यों नहीं पूरी बात बताते हो? और सदन में आकर क्यों तमाम तथ्यों को क्यों नहीं रखते हो? और सदन में आकर चर्चा क्यों नहीं करते हो? ऐसे समय में जब हम दावा करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश है और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है, तब हमारे देश की सरकार
और अब तो सोशल मीडिया को लेकर भी नया कानून बनाने जा रहे हैं, तमाम चीजों पर पाबंदियां लगती जा रही है। प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते जा रहे हैं कि भाई विरोध तो होना चाहिए, विरोध की आवाज तो जीवित रहनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं। देखिए, जो लोग डेली सरकार गिराते रहते हैं उससे हमारा लेना देना तो कुछ है नहीं शिव जी। लेकिन शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक, हम तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, डंके की चोट पर मोदी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। जहां भी सरकार गलती करती है डंके की चोट पर बताते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कीजिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री के विरोध को देश का विरोध मान लिया जाए, जब एक व्यक्ति के विरोध को देश का विरोध मान लिया जाए, तो अपने आप में ये लोकतांत्रिक देश में एक विडंबनापूर्ण वाली जो स्थिति है वो पैदा कर देती है। और मेरा हमेशा ये मानना है, देश से प्रेम करना देशभक्ति है, लेकिन देश से प्रेम करते करते अगर आप एक व्यक्ति से ही सिर्फ प्रेम कर लेते और एक व्यक्ति को अगर देश का पर्यायवाची बना देंगे तो वो तानाशाही की तरफ बढ़ने की एक सीढ़ी होती है। बाकी जनता जनार्दन, जनता मालिक है, जनता जो तय करेगी वो तय कर ले, हम भी भुगतेंगे, जनता भी भुगतेगी। चलिए अभी देखते हैं इस युद्ध की परिणति किस ओर जाती है, और जैसे ही और जानकारी मिलेगी दर्शकों के समक्ष लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताओगे कि आखिर भारत की क्या हैसियत होनी चाहिए थी और क्या बना दी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।